हम फिर अपने इस चैनल पर आज चर्चा करते हैं बैंकों की और टैक्स की। इन दोनों के द्वारा कैसे हमारे देश को लूटा जा रहा है और जो आज वैश्विक व्यवस्था है यह अर्थव्यवस्था की, यह अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था है जो पूरी दुनिया पर थोपी गई है। ये जो पूरी दुनिया में बैंकों का जाल है, ज़्यादातर इन बैंकों पे अंतिम नियंत्रण जो है अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकिंग परिवार का है और यही लोग दुनिया भर की सारी संपत्ति और बैंकों के मालिक हैं। और आज सबसे बड़ा कारोबार बैंकों का कारोबार है और इसके द्वारा किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है और वह देश इनके जाल में फंस के रह जाता है। अभी हमने देखा पाकिस्तान जो है ऐसी कंगाली की हालत में पहुंच चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है पाकिस्तान के रिजर्व बैंक को आदेश दिया है कि अब वह जो है पाकिस्तान को मुद्रा की सप्लाई नहीं देगा। तो यह हमारे लिए तो खुशी की ही बात है। पाकिस्तान ऐसा दुष्ट पड़ोसी है। पाकिस्तान की इस समस्या पर हमें खुशी होना चाहिए क्योंकि पिछले 70 वर्षों से जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है भारत के विभाजन के बाद से, यह स्पष्ट हो चुका है कि वह कभी भी चैन से नहीं बैठेगा और भारत को ना ही आराम से रहने देगा। वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रख सकता है और वहाँ के शासक, वहाँ की ISI, ये सब लोग जो है हमेशा भारत के साथ 36 का आंकड़ा ही रखेंगे। तो इसलिए हमारे लिए खुशी की ही बात है कि वह एकदम से तबाह हो जाए, आर्थिक रूप से नष्ट हो जाए। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जिस भी देश में रिजर्व बैंक है उस देश में अंतिम कंट्रोल जो है अर्थव्यवस्था का इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक और इनके द्वारा जो है ब्रिटेन और अमेरिका के इन 2 या 3 बैंकिंग परिवारों का ही है, उन सभी देशों में जहाँ पे भी ये रिजर्व बैंक पाया जाता है। हमारे देश में टैक्स व्यवस्था, आधुनिक टैक्स व्यवस्था लागू की गई थी 1857 की क्रांति के बाद। अंग्रेज़ों ने इस टैक्स व्यवस्था को लागू किया था हमारे देश की अर्थव्यवस्था और निर्माण पद्धति को, हमारे देश की निर्माण इकाइयों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। और आज़ादी के बाद भी इसी टैक्स व्यवस्था को कमोबेश उसी रूप में हमारी सरकारों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। अब हम देखते हैं इस आधुनिक टैक्स व्यवस्था का परिणाम या दुष्परिणाम क्या होता है। जब यह टैक्स व्यवस्था भारत में लागू की गई थी तो अंग्रेज़ों ने इसलिए इसे लगाया था ताकि इस देश में फिर से 1857 जैसी क्रांति ना हो सके। एक और कानून लगाया था इंडियन आर्म्स एक्ट्स, उसके द्वारा भारत के हर एक परिवार से शस्त्रों को निकाल के जब्त कर लिया था। उसी के बाद से भारत में लोग निहत्थे रहने लगे थे, अन्यथा भारत के हर परिवार में शस्त्र को रखना अत्यंत आवश्यक और शुभ माना जाता था। बिना शस्त्रों के घर का वास्तु पूर्ण नहीं हो सकता और घरों में वास्तु दोष होता है शस्त्र के बिना। शस्त्र अनिवार्य होता है घरों में। भारतीय सनातन धर्म के अनुसार घर में शस्त्र अनिवार्य होना चाहिए। अब आज हम शस्त्रों पर विस्तृत चर्चा न करके आते हैं अपने मूल विषय पर। हम अर्थव्यवस्था और बैंक और टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारत के अर्थव्यवस्था और निर्माण उद्योगों को पूरी तरह से चौपट करने के लिए आधुनिक टैक्स व्यवस्था को लगाया था और साथ ही उनका यह उद्देश्य भी था कि अब भारत में दोबारा 1857 जैसी क्रांति ना हो सके। और आज़ादी के बाद भी हमारे देश के शासकों द्वारा उसी अर्थव्यवस्था को कमोबेश उसी रूप में अंगीकृत कर लिया गया। अब इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि ये टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि व्यवहारिक नहीं होता है। उद्योग धंधों के द्वारा या और लोग व्यवसायियों के द्वारा टैक्स चुका पाना पूरी तरह से यह व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए सभी लोग, लगभग सभी व्यापारी, सभी व्यवसायी जहाँ तक संभव हो सकता है टैक्स की चोरी करते हैं और इस तरह से ये सभी लोग एक टैक्स चोरी के आपराधिक दायरे में आ सकते हैं, आपराधिक दायरे में आते हैं। और जो भी धन ये बचाते हैं टैक्स चोरी से उसको कहते हैं काला धन। इस तरह से भारत में काले धन का जन्म होता है। अब अगर जो भारत को पूरी तरह से काले धन से मुक्त करना है तो हमें इस टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर देना होगा। अगर भारत में टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए तो फिर काले धन से मुक्ति पाई जा सकती है, अन्यथा नहीं, आधुनिक स्वरूप में तो नहीं। अब जिन्होंने हमें इस टैक्स व्यवस्था का जंजाल दिया उन्हीं ने इस बैंकिंग व्यवस्था की नींव रखी है और पूरे संसार की बैंकिंग जाल जो है अंतिम रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़ते काटते हुए जा कर के उन्हीं के बैंकों में समाहित होते हैं। इनकी डोरी अंतिम रूप से विभिन्न जालों की तरह से बुनती हुई अंत में उन्हीं के हाथों में जाके पड़ती है और वहीं से नियंत्रित की जाती है।
ये हमने देखा पाकिस्तान के उदाहरण में कि मुद्रा कोष ने जो है पाकिस्तान के रिजर्व बैंक को पाकिस्तान सरकार को मुद्रा देने से रोक दिया है। तो ऐसा ये किसी भी देश के साथ कर सकते हैं। अब जब व्यवसायी काला धन इकट्ठा कर लेता है तो उसको क्या करेगा? उसको ले जाकर के बैंकों में रख नहीं सकता और फिर खुलेआम उसका उपयोग नहीं कर सकता है, वह पकड़ा जाएगा। तो इसको छुपा कर कहीं पे रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये स्विट्ज़रलैंड जैसे स्विस बैंकों में जाके जमा करते हैं, जहाँ पे इनको ब्याज नहीं देना पड़ता। और फिर ये बैंक जो है काले धन को सरकारों से बचाकर रखने के लिए बनाए गए हैं। इन्हीं सब बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन्होंने अपना जाल पूरी दुनिया पे फैला रखा है। यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यही विश्व बैंक वाले ही इस स्विस बैंक के भी अंतिम मालिक हैं। तो यह बैंक इस तरह से बनाए गए हैं ताकि इनमें जो है तमाम देशों के, लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक या व्यवसायी जो घोटाला करते हैं उससे उत्पन्न काला धन, टैक्स चोरी या फिर घोटाले से उत्पन्न काला धन ला करके यहाँ पे जमा करते हैं। अब इन बैंकों में जमा करने पे उनको समय समय पर नियमानुसार ब्याज पाने की बजाय उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है और इस तरह से इन बैंकों की कमाई होती है। और यह धन ऐसे ही निष्क्रिय रूप से इन बैंकों में पड़ा रह जाता है। एक बार वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही कठिन है कि ये लोग फिर दोबारा जो है उसका उपयोग करने के लिए निकाल पाएँ, क्योंकि जब ये निकालने का प्रयास करते हैं तो फिर यही बैंक अपनी साँठ-गाँठ के द्वारा जो है उन देशों की सरकारों में या फिर विपक्ष द्वारा ऐसा हल्ला मचवाते हैं कि ये तो काला धन है, निकालना चाहते हैं, ये है वो है, जिससे ये लोग भयभीत होकर अपना धन ही बैंकों में पड़ा रहने देना चाहते हैं और उनको निकालते नहीं हैं। तो इस तरह से इन बैंकों में गया हमारा धन जो है हमारे देश के व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों के द्वारा टैक्स चोरी या फिर घोटाले के धन को बचाने के लिए इन स्विस बैंकों में रखा जाता है और यह भी अंतिम रूप से इन्हीं विदेशियों के हाथों में चला जाता है और उन्हीं के उपयोग में आता है। दूसरा और तरीका है हमें लूटने का, ये जो बैंकिंग व्यवस्था है, हमारी बैंकिंग व्यवस्था जो है ऋण आधारित व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत ये सरकारें जो है अपना काम चलाने के लिए विश्व बैंक से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेती हैं। और जब ये उनसे ऋण लेने जाती हैं तो वो अनाप शनाप की शर्तें थोपते हैं और ऐसी शर्तें सरकारों पर थोपते हैं जिससे उन पूंजीवादी ताकतों की कंपनियों को इन देशों में काम धाम करने में और अपना पैर पसारने में सहूलियत हो सके और इन देशों के संसाधनों को मिट्टी के भाव लूट करके अपने देश ले जा सकें। इस तरह की शर्तें ये जब किसी देश की सरकारें जाती हैं इनसे कर्जा मांगने के लिए तो उस देश पर ये ऐसी शर्तें लगाते हैं। अब मान लीजिए भारत सरकार जाती है विश्व बैंक या मुद्रा कोष के पास कर्जा मांगने, तो ये लोग कर्जा देते हैं और फिर कहते हैं इसको तुम वापस कैसे करोगे। तो वापस करने के लिए जब ये बताते हैं कि हम जो है अपने यहाँ के किसी उत्पाद को जो है बेच करके और इससे जो है जो धन प्राप्त होगा उससे हम आपको चुका देंगे, तो ये कहते हैं कि आप जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते तो फिर हमारे पास आकर कर्ज मांगने की क्या आवश्यकता होती, आप अपने इस उत्पाद को बेच करके पहले ही अपना धनार्जन कर चुके होते। तो फिर ये पूछते हैं अब हम क्या करें, तो ये बताते हैं कि आप जो है हमारे कर्ज की वसूली के लिए अपने देश के नागरिकों पर टैक्स लगाइए। तो इससे ये होगा जब इस देश के नागरिकों पर, इस देश के उत्पादों पर टैक्स लगेगा तो फिर जो है उस देश में महंगाई आएगी और इस देश के जो उत्पाद हैं वो महंगे होंगे और फिर इनका पूरा आर्थिक गणित बिगड़ जाएगा और काफ़ी आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी और यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जो है निर्माण के पिछड़ जाएगा। इस देश की कंपनियों के उत्पाद जो है अपने ही देश में बिकने के लिए जो उपलब्ध होते हैं वो इनके द्वारा सुझाए गए टैक्स लगा देने से और महंगे हो जाएंगे और इसी बाज़ार में जब इन विश्व बैंक वालों की कंपनियां या विदेशी पूंजीवादी ताकतों की कंपनियां अपने उत्पाद बेचने आएंगी तो वो काफ़ी सस्ते में रहेंगे इनके मुकाबले और वे आसानी से बिक सकेंगे। इस तरह से इनकी इस शर्त से जो है इस देश के अस्थाई उद्योग धंधे जो है चौपट हो जाते हैं, इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये इनके विश्व बैंक और मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री सरकारों को बताते हैं कि हम आपको केवल एक ही रास्ता नहीं सुझा रहे हैं कमाई का, टैक्स लगा के तो आप कमाई करेंगे ही, साथ ही अपना उत्पाद जो बाहर बेचते हैं विदेशी मार्केट में वह इसलिए नहीं बिक पाता है क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है गुणवत्ता के मुकाबले। मान लीजिए भारत वाले जो है कोई कपड़ा बेचते हैं बाहर अमेरिकी बाज़ार में, तो कहेंगे ये कपड़ा तुम्हारा जो है महंगा है
और इसी वजह से जो है नहीं बिक पा रहा है। तो कहते हैं क्या करें, तो कहेंगे इसमें जो है तुम इसकी कीमत कम करो। तो कहते हैं ठीक है हम इसकी कीमत कम कर देंगे। तब इन विश्व बैंक और मुद्रा कोष वालों का कहना होता है नहीं, तुम इसकी कीमत मत कम करो, तुम जो है अपने देश की मुद्रा को हमारे डॉलर के मुकाबले जो है डिवैल्यूएट करो, अपनी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन करो, तो इससे वो अपने आप सस्ती हो जाएगी और हम खरीद लेंगे। अब इससे क्या होगा, जब मुद्रा का जो है देश की मुद्रा का इस डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन किया जाएगा तो फिर ये लोग, मान लीजिए अभी हमारा रुपया जो है 70 रुपया है $1 का, $1 के लिए 70 रुपया भारत का पड़ता है। तो अगर इस कर्ज के चक्र में लिया जाता है कर्ज, तो फिर और इनकी शर्तों के अनुसार मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, तो फिर ये 75 रुपये का मान लीजिए $1 हो गया। तो फिर उनकी डॉलर की कीमत जब बढ़ जाएगी तो $1 चुका कि हमारे बहुत सारे सामान को, या वही कपड़ा जो ख़रीदने की बात कर रहे हैं, ये तो केवल बहाना है। दरअसल हमारे यहाँ के तमाम कच्चे माल को अपनी कंपनियों के द्वारा मिट्टी के भाव अपने $1 की कीमत पर ख़रीद के उठा लेंगे, और हमारे यहाँ के ही व्यवसायी जो है उसी सामान को काफ़ी महंगे में पाएंगे, और उसके बाद जो बनाएंगे वह भी जो है लगाए गए अतिरिक्त टैक्सों की वजह से जो है महंगा बिकेगा। हमारे ही देश के व्यवसायियों या फिर उद्योगों द्वारा निर्मित सामान हमारे ही देश में लगाए गए टैक्सों के कारण बहुत महंगा बिकेगा, और उसके मुकाबले ये लोग विदेशी कंपनियां सस्ते में खरीदेंगी। मुद्रा मूल्यन के कारण इनका डॉलर अधिक महंगा हो जाएगा, तो ये हमारे देश में बहुत कम पैसा चुका करके बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे, और फिर इसके बाद ये दुनिया भर के और भी व्यापारिक WTO के नियम और शर्तों के अनुसार, WTA के नियम और शर्तों के अनुसार तमाम व्यावसायिक हथकंडों के तहत ऐसी सुविधाएं ये प्राप्त कर लेंगे कि हमारे देश में जब सामान बेचेंगे तो उस पर इनको देश की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी, या किसी भी चीज़ के नाम पर सब्सिडी कहीं या किसी भी नाम पर उनको टैक्स इत्यादि में वो छूट प्राप्त कर ही लेते हैं। तो इस तरह से उनके बनाए हुए उत्पाद हमारे देसी उत्पादों के मुकाबले बहुत सस्ते और गुणवत्ता में अच्छे ठहरेंगे, और इस तरह से जो है हमारे देश के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे और उनका हमारे देश पे आर्थिक नियंत्रण होता चला जाएगा। तो ये होता है टैक्स व्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था का खेल। टैक्स इतना ज़्यादा करवा दो, किसी भी देश पर इतना ज़्यादा टैक्स लगवा दो उन पे दबाव डालकर कि वहाँ का जो है निर्माण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, एकदम से बर्बाद हो जाए, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो है व्यवसायी जो कमाई करते हैं अत्यधिक टैक्स होने के कारण पूरा टैक्स चुकाने में असमर्थता महसूस करते हैं, तो इसलिए टैक्स की चोरी करते हैं। उससे बना हुआ काला धन और राजनीतिज्ञों और अन्य लोगों द्वारा किए गए घोटाले से उत्पन्न काला धन, इसको रखने के लिए स्विस बैंक जैसी व्यवस्थाओं को इन्होंने बना रखा है, तो उसमें जाके पैसा जमा करवा देते हैं। तो इस तरह से दोनों रास्ते से जो है सारा धन किसी भी देश का ये चूस लेते हैं, और मुद्रा महंगी होने के नाते, अपने अमेरिकी डॉलर की महंगे होने के नाते किसी भी देश के संसाधन को मिट्टी के भाव खरीद लेते हैं, और फिर वहीं पे अपनी निर्माण इकाइयों को स्थापित करते हैं, और उस देश का इतना ज़्यादा उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं कि वह देश एकदम से गरीबी की हालत में पहुंच जाता है। सभी अफ्रीकी देश जो गरीब हैं इसी के उदाहरण हैं, और मैक्सिको है और ऐसे तमाम देश हैं, इसी के उदाहरण है। इन विकसित देशों की कंपनियों के द्वारा अत्यधिक आर्थिक दोहन का दुष्परिणाम है कि ये लोग गरीब हो गए हैं, और फिर ऐसी आर्थिक नीतियां लगाकर इन देशों पर इन्हें गरीब रहने पर विवश किया गया है, ताकि इनके संसाधन, इनके उद्योग धंधे सब चौपट हो जाएं और इनके देश के संसाधनों पर इनका कब्जा हो जाए, इनके देश के निर्माण और सप्लाई चेन पर पूरा इनका कब्जा हो जाए। इस तरह से वह देश पूरी तरह से आर्थिक रूप से पंग हो जाता है और इनके जाल में फंस जाता है। तो ये है आधुनिक टैक्सिंग व्यवस्था और बैंक व्यवस्था, जिसके द्वारा ये पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियाँ किसी भी देश को लूटती हैं।